नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज है 1 तारीख और 1 तारीख से आपको बताया था कि मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ठीक है, देखिए ये क्लास लाइव नहीं चल रही है क्योंकि इतना हाई स्पीड नेट नहीं है जो लाइव क्लास चल सके। हाँ, क्लास प्रीमियर हो रही है और इसकी टाइमिंग रहेगी 5:30 बजे, शाम को 5:30 बजे रहेगी। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग 5:30 बजे ही, जैसे ही वीडियो पढ़े उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप 5:30 बजे ही देखना शुरू करें। जब क्लास प्रीमियर हो रही होगी तभी आप उसी दौरान देखें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वैसे क्या करेंगे, आप स्किप कर देंगे। ठीक है, जो चीज़ें बोर्ड पे लिखी होंगी वो तो इम्पोर्टेंट होंगी ही होंगी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो भी काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने बोर्ड पे बस स्किप कर करके आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ऐसा नहीं करना है। तो आपकी टाइमिंग 5:30 बजे रहने वाली है। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, ये हेडिंग हो गई। देखो अब यहां से जो आज जो क्लास रहने वाली है वो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, इसलिए क्लास रहेगी छोटी। ठीक है, तो हम लोग कुछ बेसिक चीजें जान लेंगे इसके बारे में। तो जैसे ये भारतीय, इसे राज्य व्यवस्था है, तो यहां पर राज्य व्यवस्था के अगर उद्भव की बात कर लेते हैं, उद्भव की, तो देखिए राज्य व्यवस्था का उद्भव की अगर बात करते हैं, राज्य व्यवस्था का उद्भव। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी सब्जेक्ट दोस्तों आज तक बना है, वो बना है एक दर्शन से, फिलॉसफी से, मतलब सोच से। जब कोई चीज किसी के बारे में सोचता है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट का रूप ले रहा है। तो ये भी एक सोच है, सोच है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि पहले ये क्या है, दर्शन, पहले इसके बारे में सोच की गई। ठीक है, दर्शन मतलब फिलॉसफी दी गई। ठीक है, सोचा गया, फिर जब सोचा गया, दर्शन मतलब फिलॉसफी दी गई, फिर इसको एक प्रमाण मिला। प्रमाण मिला मतलब क्या हो गया, फिर नीचे आ जाओ, प्रमाण जब मिला, उसको जब प्रूफ मिल गया, तब वो हो गया क्या, विज्ञान। ठीक है, अब जब विज्ञान बन गया, तब उसके बाद बहुत सारे नियम लगते हैं। ठीक है, नियम बनते हैं, तो ये हो गई व्यवस्था। ठीक है, ये क्या हो गया, व्यवस्था। अब देखो, अब यहां से जैसे स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पर लिखा जाए कि राजनीति दर्शन, राजनीति दर्शन के बारे में सोचा गया। ठीक है, जब इसको प्रमाण मिले तो ये बन गया राजनीति विज्ञान। ठीक है, अब ये जब राजनीति विज्ञान बना तब इसमें लगे रूल, तब दोस्तों इसमें लगे रूल, जब रूल लगे, जब नियम बने, तब ये हो गई क्या, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, यानी पॉलिटी। ठीक है, राज्य व्यवस्था। अच्छा, अब ये देखें, जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी विषय बनाए गए हैं, उनका ज्यादातर जो उद्भव हुआ है वो हुआ है ग्रीक से। ग्रीक मतलब ग्रीस, ठीक है, यूनान, तो वहां से हुआ है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं ग्रीक। ठीक है, अच्छा, ये किसने फिलॉसफी दी थी, तो ये फिलॉसफी सबसे पहले दी थी सुकरात ने। सुकरात ने दी थी। ठीक है, सुकरात ने दी थी, और ये नियम बताए थे उन्होंने कि राजा को कैसे रहना चाहिए, राजा को प्रजा कैसे चलानी चाहिए, राजा को क्या क्या नियम बनाने चाहिए जो प्रजा के लिए अच्छे हों, कैसे कैसे नियम होना चाहिए जो राजा के लिए अच्छे हों, युद्ध कैसे लड़ा जाए, कैसे जीता जाए। तो ये सब बातें सुकरात ने बताई थी। ठीक है, सुकरात का दोस्तों एक शिष्य था, सुकरात का एक शिष्य था। अरे कैसे बनना यार, ये लिख लो, शिष्य, जिसका नाम था प्लेटो। तो प्लेटो ने क्या किया, जो सुकरात के जो नियम थे उसको एक पुस्तक में लिख दिया।
उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था रिपब्लिक। रिपब्लिक, उस पुस्तक का नाम दोस्तों क्या था? रिपब्लिक। अच्छा, सुकरात ने कोई भी ग्रंथ या कोई भी पुस्तक नहीं लिखी है। सुकरात ने कोई पुस्तक नहीं, ठीक है। सुकरात ने जो नियम बताए थे, सुकरात और सुकरात के जो शिष्य थे, उन नियमों को प्लेटो ने रिपब्लिक नामक पुस्तक में रख दिया, ठीक है, जोड़ जाड़ के, कुछ अपने विचार कुछ इनके विचार रख दिया, रिपब्लिक पुस्तक में लिख दिया, ठीक है। अब इनके एक शिष्य और थे। अच्छा, पहले ये जान लो, प्लेटो जो है रिपब्लिक पुस्तक के साथ साथ लिखा और इन्होंने एक जो है शैक्षणिक संस्था खोली, ठीक है। उस संस्था का जो नाम था वो क्या था? द अकेडमी। द अकेडमी संस्था थी। द अकेडमी संस्था में इनका एक शिष्य था जिसका नाम था अरस्तु। द अकेडमी से निकला हुआ था, ठीक है। अरस्तु द अकेडमी से निकले हुए थे। द अकेडमी पर बहुत ही बड़े बड़े विद्वान थे, जिसमें से अरस्तु था। अरस्तु शिष्य था प्लेटो का, ठीक है। तो अरस्तु ने एक बुक लिख दी थी जिसका नाम था पॉलिटिक्स। तो अरस्तु ने जो बुक लिखी थी, रुको यहां पर नहीं, पुस्तक कौन सी लिखी थी? पॉलिटिक्स। ये अरस्तु ने लिखा था, पॉलिटिक्स। अरस्तु ने पुस्तक लिखी पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जब पॉलिटिक्स बुक लिखी इन्होंने, तब अरस्तु को कहा जाने लगा राजनीति विज्ञान का जनक। राजनीति विज्ञान का जनक। इतनी चीजें समझ में आई आपको? राज्य व्यवस्था का उद्भव कहा जाए तो ग्रीक से हुआ, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ग्रीक से बने, ठीक है। वहीं पर इनका ओरिजिन माना जाता है। तो राजनीतिक दर्शन पहले सोच रखी गई, सोच को प्रमाण मिले तो राजनीतिक विज्ञान बन गया, विज्ञान बन गई तो कुछ व्यवस्था हो गई, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो जनक है वो कहा जाता है अरस्तु को। इतना ध्यान रखेंगे, अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। सुकरात ने कोई पुस्तक नहीं लिखी। सुकरात का ये क्रम याद रखिएगा। सुकरात का जो चेला था वो प्लेटो का चेला अरस्तु, ठीक है, अरस्तु। और प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी, ठीक है। रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन में सुकरात आ जाए तो सुकरात को तो आप काट ही देंगे, क्योंकि सुकरात ने तो कोई पुस्तक लिखी ही नहीं है। सुकरात ने ना कोई ग्रंथ लिखा है ना कोई पुस्तक लिखी है। तो प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक, अरस्तु की पुस्तक है पॉलिटिक्स। आप ऐसे याद रखेंगे कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु, तो पॉलिटिकल साइंस से बना पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिकल से पॉलिटिक्स बना और प्लेटो ने रिपब्लिक नाम की पुस्तक लिखी। ये चीज समझ में आई आपको? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं, ठीक है। रफ करूं मैं इसका, देखो। अच्छा, जो अरस्तु का एक शिष्य और था, लेकिन वो कोई फिलोसफर नहीं था, वो एक क्या था? शासक। उसका नाम जानते होंगे आप लोग, बहुत ही प्रसिद्ध है, सिकंदर महान जिसको बोलते हैं, अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर तृतीय बोलते हैं उसको, ठीक है। आ जाओ भाई, अब आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पर। राज्य व्यवस्था को तोड़ लेते हैं। मैंने बताया कि आज की क्लास दोस्तों इंट्रो क्लास है, ठीक है। देखो, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, ठीक, दोनों को कर लेते हैं अलग। राज्य को अलग कर लेते हैं, व्यवस्था को अलग कर लेते हैं। राज्य की परिभाषा क्या है? आखिर किसे हम लोग राज्य कह सकते हैं? एक संपूर्ण राज्य कह सकते हैं, किसे राज्य कह सकते हैं? तो इस पे बहुत बार मतभेद हुए, अभी तक भी पूरी परिभाषा इसकी नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, एक सम्मेलन हुआ था राज्य की परिभाषा के लिए, एक सम्मेलन हुआ था जिसको बोलते हैं मोंटेवीडियो सम्मेलन, ठीक है। तो देखो 1933 में मोंटेवीडियो
सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जहां पर बहुत सारे विद्वान आए। विद्वान का मतलब राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब होंगे वहां पर बैठे, क्योंकि राज्य में क्या होता था जब कभी मतलब कोई नीति बनानी होती थी पूरे विश्व में, तब वहां पर राज्य का नाम आता था। तो इसीलिए कहा यार आखिर ये राज्य है क्या, ये राज्य क्या होता है। तो उसके लिए ये एक सम्मेलन हुआ था, मोंटेविडियो सम्मेलन, ठीक है। तो जिसमें क्या हुआ था कि राज्य को परिभाषित करने के लिए हुआ, जिसमें राज्य को परिभाषित करने के लिए जिसमें राज्य को परिभाषित करने के लिए चार तथ्यों को आधार माना, ठीक है, चार तत्वों को आधार माना। वो चार तत्व कौन कौन से हैं अभी मैं बताता हूं, बस थोड़ी सी एक बात सुन लो मेरी, 1 मिनट लगेगा। दोस्तों चैनल को चलाते हुए मुझे हो गया है 2 साल होने वाले हैं, और चैनल पे इस समय प्रेजेंट टाइम में 700 प्लस वीडियो हैं, 700 प्लस। बस हाथ जोड़ के विनती है, बस 1 मिनट बात सुन लो मेरी, अभी पढ़ाता हूं मैं आगे। 700 प्लस वीडियो हैं, ठीक है, जिसमें से मोटे मोटे तौर पे जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें रीजनिंग के वीडियो हैं, कितने 92, हिंदी के हैं 52, और एक जीएस का प्रैक्टिस सेट है उसमें है 68, और एक बाकी जो और याद नहीं आ रहे हैं मुझे, जिससे कि मुझे लग रहा है कि जूनियर असिस्टेंट में लगभग जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए थे उसमें 24 हैं। ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों। मेरा मतलब ये है कि 700 प्लस वीडियो होने के बावजूद भी मेरे चैनल पे ग्रोथ नहीं है, और मैं आपसे बताता हूँ कि चैनल का जो रीच है वो यूट्यूब ने रोक रखी है। यूट्यूब ने चैनल की रीच को रोक रखा है, इंप्रेशन बहुत लोगों के पास नहीं पहुंचते हैं। आपने देखा होगा कि आप लोगों के जो यूट्यूब है उस पर कभी कभी होम स्क्रीन पे फालतू के आपको इंप्रेशन शो करते हैं, फालतू के वीडियो के थंबनेल आपको दिखते हैं जिसको आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन 10 बार दिखेगा तो आप एक बार क्लिक जरूर कर देते हैं। तो ऐसा दोस्तों मेरे साथ नहीं होता है, ठीक है। कोई भी वीडियो, अभी इसमें इतने सारे वीडियो हो गए, मैंने बताया था कि कुछ वीडियो अपडेट की भी थे, कट ऑफ को लेके भी थे, ठीक है, वैकेंसी को रिजल्ट को लेके भी थे, तो बहुत सारे कुल मिला के 700 प्लस वीडियो हैं। तो 700 प्लस वीडियो बहुत होते हैं। सोचो कि मैंने एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो बनाए हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए, मतलब प्रैक्टिस जब पेपर लगा है तो प्रैक्टिस सॉल्व करवा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो मतलब कोई वीडियो वायरल नहीं गया है, ठीक है, कोई वीडियो वायरल नहीं गया। और पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर है -5 चल रहा है, सब्सक्राइबर -5 चल रहा है। 1 महीने की ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो दोस्तों रीच का देखो मतलब क्या होता है, बस थोड़ा सुन लीजिए। रीच का मतलब क्या होता है कि जो इंप्रेशन होते हैं, इंप्रेशन, जैसे कि नियम ये होता है कि यूट्यूब कहता है कि यूट्यूब अगर किसी के इंप्रेशन में 100, मतलब कोई भी यूट्यूब जो देख रहा है 100 इंप्रेशन भेजता है, 100 बार किसी को दिखता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार क्लिक होना चाहिए। मतलब 100 किसी को दिखा है तो उसमें 10 ही लोग देखे हैं, ये नियम होता है। अगर ज़्यादा लोग देख लेंगे तो वो क्लिकबेट में आता है, यानी यूट्यूब में समझेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो मेरा क्या होता है कि फिर क्या करता है कि ऐसा अगर होता है 10 लोग देखते हैं तो यूट्यूब फिर आगे 100 लोगों को भेजता है, फिर आगे 100 लोगों को भेजता है, ऐसा होता है। और अब मेरे में क्या होता है कि देखिए 50 व्यूज़ आते हैं, ठीक है, तो 200 इंप्रेशन आते हैं, मतलब 200 में से 200 या 250 इंप्रेशन आए, उसमें 50 व्यूज़ आ गए, यानी 10% से ज़्यादा जा रहा है ना। तब भी आगे यूट्यूब नहीं भेजता, जबकि 50 वीडियो में 50 व्यूज़ पे कम से कम 15-16 लाइक होंगे, 2-3 डिसलाइक होंगे, 6-7 कमेंट होंगी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा भैया इंगेजमेंट, यूट्यूब कहता है इंगेजमेंट बढ़ाओ, तो भैया इससे ज़्यादा इंगेजमेंट मैं कैसे बढ़ाऊँ? जब आप इंप्रेशन बढ़ाएंगे तो भैया इंगेजमेंट बढ़ेगी। 50 व्यूज़ पे 15 लाइक और 3, मतलब औसत बता रहा हूँ मैं, इतना चलता है, तो बताओ मैं कैसे इंप्रेशन बढ़ाऊँ, मतलब कैसे मैं ये इतनी इंगेजमेंट में बढ़ा तो रहा हूँ, आप इंप्रेशन बढ़ाइए, मैं इंगेजमेंट बढ़ा दूंगा। यूट्यूब कहता है, जब यूट्यूब से कोई बात करो तो वो एक खर्रा दे देगा नेट पर, पढ़ो उसको, उसमें लिखा होता है कि इंगेजमेंट बढ़ाओ। भैया ये इंगेजमेंट बढ़ाओ तो कैसे बढ़ाऊँ? है तो इंगेजमेंट, इससे ज़्यादा क्या बढ़ाऊँ? तो देखो सारी बात की एक बात दोस्तों, अब ये जो जितना मैंने बताया, अब यहाँ पर मेरा मतलब क्या है, देखो आप वीडियो देख रहे हो
तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपका भी चैनल है तो आप इसको शेयर करें। जितना शेयर करेंगे तभी जो शेयर करेंगे वही लोग देखेंगे। यूट्यूब खुद इंप्रेशन नहीं भेजता है, मुश्किल से 10-12 इंप्रेशन भेजता है बस। तो यूट्यूब ने रीच रोक रखी है। बहुत सारे चैनल दोस्तों ऐसे हैं जिन्होंने अपना नया चैनल खोला, क्योंकि हार गए वीडियो डालते डालते, नया चैनल खोला और नया चैनल पर उन्होंने काम करना शुरू किया, क्योंकि यूट्यूब ने बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। मतलब वो बिल्कुल भूल ही गया कि कोई चैनल भी है। ठीक है, तो यूट्यूब ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, बहुत लोगों के साथ होता है। तो मेरे साथ भी इत्तेफाक से ऐसे ही हो गया। तो यूट्यूब ने रीच रोक रखी है। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो हैं जो पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, उनके 40-40 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, 50-50 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप खुद चौंकते होंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो भैया रीच रोक रखी है, तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप वीडियो को शेयर करें। कम से कम 10 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। 10 लोगों के साथ शेयर करेंगे तो कम से कम 2-3 लोग तो देखेंगे ही। 2-3 लोग देखेंगे तो उनको भी मैं कहूँगा कि भैया कम से कम आप भी 10 लोगों को शेयर करें। जब शेयर करने को जब कहूँगा तभी ये जो है, जब शेयर करेंगे तभी इसकी रीच बढ़ेगी दोस्तों। अब यूट्यूब से तो मेरा भरोसा उठ गया कि यूट्यूब कभी वीडियो को वायरल भी करेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि मैं मतलब जैसे कि अभी मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ ये पॉलिटी का, क्योंकि मुझे लगा कि यार एनर्जी नहीं है। एनर्जी वाली बात ये है कि थोड़ा सा कि डिमोटिवेट तो आदमी होगा ही। जब 700 प्लस वीडियो हैं, उसके चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो ये क्या किया है मैंने वीडियो, ये जो भारतीय राज्यव्यवस्था का जो वीडियो है ये मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने देखा अपना वीडियो तो मुझे लगा यार कि मैं बड़ा परेशान हूँ। हालांकि देखो परेशान तो मैं अंदर से हूँ, लेकिन दिखना नहीं चाहिए, है ना। चलो, तो आपको भाई शेयर करना है वीडियो को। ठीक है, देखो यहाँ पर बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, वो तो ऑफलाइन में मिल जाएगा। बात है कम से कम जिसके लिए मैं बना रहा हूँ वो लोग देखें तो, कम से कम उनके पास पहुँचे तो, यूट्यूब पहुँचाए तो उनको कम से कम, है कि नहीं। अब अच्छा देखो, वापस आते हैं 4 तथ्यों पर। 4 तथ्य कौन कौन से हैं। जब इन्होंने राज्य की परिभाषा दी दोस्तों, राज्य की परिभाषा दी, तब उन्होंने 4 तथ्य बताए, 4 तत्व बताए। और देखो मेरा टारगेट है, मैंने रीजनिंग और हिंदी कंप्लीट कर दी है, मैं इंडियन पॉलिटी को भी कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगा। मैं अपना टारगेट भूल गया था, मैं सोच रहा था नहीं बनाऊंगा वीडियो वगैरह, कुछ नहीं बनाऊंगा, लेकिन सोचा कि नहीं यार बना दो, ये काम ही आएगा लोगों के। तो 4 तत्व दोस्तों कौन कौन से हैं। 4 तत्व देखो, 4 तत्व कौन कौन से हैं। एक तो उन्होंने कहा, एक तो कहा कि क्षेत्रफल होना चाहिए किसी राज्य के पास, तो भाई क्षेत्रफल हो गया यानी एरिया। दूसरा उन्होंने तथ्य बताया कि भैया अगर क्षेत्रफल है तो वहां जनसंख्या भी होनी चाहिए, तो जनसंख्या भी हो गई। तीसरा बताया कि जनसंख्या है तो उसको संभालने के लिए सरकार भी चाहिए। अब चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो चौथा जो है किसी राज्य को मतलब परिभाषित करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, वो है संप्रभुता। संप्रभुता, क्षेत्रफल यानी एरिया, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, सरकार का मतलब गवर्नमेंट, संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी। ठीक है, अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर क्षेत्रफल जान गए, जनसंख्या जान गए, सरकार जान गए, संप्रभुता क्या, नीचे तक शो कर रहा है, हाँ ठीक है, ये संप्रभुता क्या होता है। तो संप्रभुता दोस्तों क्या होता है, जब कोई भी राज्य अपने आंतरिक, अपने बाहरी, ठीक है, आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, कोई किसी भी देश का हस्तक्षेप ना हो, तो वो होता है संप्रभुता, मतलब निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अच्छा, अगर एक सवाल मैं आपसे करूं कि ये 1947 से पहले क्या भारत कोई संपूर्ण राज्य था, तो नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई क्षेत्रफल था, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। 1935 के बाद जो अधिनियम आया था उसमें सरकार भी बनी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। वो अपने निर्णय अपने देश के अंतर्गत, जो अपने भारत के आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय वो नहीं ले सकते थे, वो ब्रिटिश के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो संप्रभुता नहीं है। तो किसी राज्य को बनने के लिए संप्रभुता बहुत बड़ा रोल निभाता है, संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि कोई भी विवाद हो जाए, आंतरिक या बाह्य विवाद हो जाए, तो हम लोग खुद ही सक्षम हो, हमें किसी की हाँ राय ले सकते हैं, राय दे सकता है, वो तो अलग बात है, लेकिन कोई दबाव नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, इसको बोलते हैं संप्रभुता, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रोल। ठीक है, ये रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आते हैं अब राज्य व्यवस्था, ये व्यवस्था पर। देखो व्यवस्था जो है, व्यवस्था को चलाने के लिए नियम बनाने पड़ते हैं, व्यवस्था को चलाने के लिए नियम बनाने पड़ते हैं, और जो ये नियम बनाने पड़ते हैं, इन्हीं नियमों का जो समूह होता है वो संविधान होता है।
जो भी राज्य की मान लो राज्य का संचालन है कुछ भी है, उसकी व्यवस्था चलाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। और जब नियम बनाने पड़ते हैं तो उन नियमों का जो समूह होता है वही होता है संविधान। ठीक है, वही होता है संविधान। जैसे मान लीजिए संविधान की अगर संविधान की परिभाषा की बात करें तो किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन हेतु निर्मित मूलभूत कानूनों को संविधान कहा जाता है, या कानून या नियम कह सकते हैं। संविधान की परिभाषा आप लोग चाहे नोट कर सकते हैं, वैसे आएगी नहीं। किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन हेतु निर्मित मौलिक या मूल रूप से नियमों का जो समूह होता है वो होता है संविधान। वो क्या होता है? संविधान। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आगे चलते हैं। तो चलो, आप किसी भी चैनल पर जाके देखेंगे जहां पर 1, 2, 3 लाख सब्सक्राइबर होंगे, वहां पर 700 प्लस वीडियो नहीं दिखेंगे आपको। बहुत ही एक मतलब हंसी का पात्र बन के रह गया हूं मैं कि 700 प्लस वीडियो हैं और ये हाल है। चलो भाई, अब अच्छा आते हैं कि संविधान के प्रकार। ठीक है, संविधान के प्रकार आपको दिखाना है, यहां पे डाल देते हैं हेडिंग। संविधान के प्रकार कितने होते हैं? संविधान के प्रकार की अगर बात करते हैं तो संविधान 2 प्रकार से होता है मुख्य रूप से। ठीक है, कैसे कैसे देखो, एक यहां पर आओ, लिखो दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर। दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर। इधर देखो भाई, राजनीति की प्रकृति के आधार पर। देखो एक बार बता दूं, मैं राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो भाई समझ लीजिएगा। राजनीति की प्रकृति के आधार पर। अच्छा, ये संविधान के दोस्तों प्रकार होते हैं। दस्तावेज की प्रकृति की, यानी लिखित अलिखित इसमें आएगा। ठीक है, अब जैसे दस्तावेज की प्रकृति पे क्या आएगा बताया मैंने अभी, लिखित और अलिखित। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर क्या होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, और राजनीति की प्रकृति के आधार पर भी 2 होते हैं। 2 कौन कौन से इसमें होते हैं? एक तो होता है क्या? लिखित, और दूसरा क्या होता है? अलिखित। अलिखित, ठीक है। अब लिखित संविधान में क्या होता है? देखो ऐसा दोस्तों होता है कि लिखित संविधान में क्या होता है कि जितने भी नियम हैं, जितने भी रूल हैं, सब कुछ एक ही किताब में लिख दिए गए हैं, वो लिखित है। ठीक है, लिख लो। देखो जितने भी नियम हैं सभी को एक पुस्तक में लिख दिया गया है। जैसे हम लोगों के पास एक बुक है नहीं, संविधान, भारत का संविधान, ठीक है, तो उसमें सारे और कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ती किसी भी नियम को देखने के लिए, सब कुछ उसी में है। सब कुछ, जितने भी सारे नियम कानून, जितनी भी व्यवस्था, सब कुछ उसमें बताया गया है एक ही पुस्तक में। ठीक है, एक ही पुस्तक में। तो भैया ऐसे अगर एग्जाम्पल देखें, ऐसे देश कौन है, तो सबसे पहले तो नाम आता है अपना भारत। ठीक है, और दूसरा आता है अमेरिका का। अच्छा, एक बात और है कि अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है, इसलिए अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका सन आपसे पूछता है दोस्तों, तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। अब इसका सन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1789।
ये सन आपको याद रखना है, क्योंकि सन आपसे अक्सर पूछता है। क्योंकि भाई स्पेशल वाली बात है ना कि भाई भारत का जो अमेरिका का संविधान है वो दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है। और कब बना था ये? तो बना था 1789 में। ये आपको डेट याद रखनी है, ठीक है। आते हैं अब अलिखित संविधान में। अब देखो अलिखित संविधान में दोस्तों क्या है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सारे नियमों को एक साथ याद कर लिया गया। नहीं, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि बात बात पे कंडीशन देख के कानून बदल जाते होंगे। ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को मार रटा दिया गया हो, रटो रटो रटो, ऐसा नहीं है। अलिखित का मतलब ये हुआ कि जितने भी कानून और नियम है सबको अलग अलग पुस्तकों में समाहित किया गया है। कुछ रीति रिवाजों को भी ध्यान में रख के ये सब चीज़ें की गई हैं, तो वहाँ पर कुछ अलग कर दिया गया है। तो ऐसा है कि सभी को जो है बुक जो है वो हर चीज़ की अलग अलग कर रखी गई है। मतलब जितने भी नियम है वो सारे अलग अलग पुस्तक में हैं। जैसे अपना जो भारत का संविधान है वहाँ पर क्या है कि सबको एक साथ रखा गया है, ठीक है। लेकिन जो अलिखित संविधान है उसमें अलग अलग लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो कि सारे नियमों को अलग अलग लिखा गया है। बस यही है अलिखित संविधान। जैसे ब्रिटेन। अब आप लोग ब्रिटेन तो खूब सुने होंगे, लेकिन कभी कभी मान लीजिए ब्रिटेन ऑप्शन में ना हो, तो ऐसे और भी तो देश हैं, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, ठीक, न्यूजीलैंड हो गया, न्यूजीलैंड, ठीक है। और क्या हो गया, सऊदी अरब हो गया, इजराइल हो गया। तो ब्रिटेन अगर आपको ऑप्शन ना दिखे तो कनाडा लगा दीजिएगा, न्यूजीलैंड लगा दीजिएगा, सऊदी अरब, इजराइल। तो यहाँ पर अलिखित संविधान को वरीयता दी गई है, मतलब नियमों को अलग अलग लिखा गया है। अब आते हैं राजनीति की प्रकृति के आधार पर दो होते हैं। तो पहला दोस्तों कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा एकात्मक, और दूसरा होगा संघात्मक। एकात्मक संविधान, संघात्मक संविधान, ठीक है। एकात्मक संविधान में दोस्तों क्या है, देखो एकात्मक संविधान में यह है कि जैसे जो भी शक्तियां हैं वो सीधे के सीधे केंद्र के पास हैं। एकात्मक मतलब एकल। और जो भी राज्य को शक्तियां दी जाएंगी वो केंद्र के हिसाब से दी जाएंगी, ठीक है। इसमें मतलब छोटे छोटे राज्य होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होता है कि इसमें क्या है कि सारी शक्तियां केंद्र के पास, मतलब एकात्मक एक शक्ति है केंद्र के पास, उसी के हिसाब से सारे रूल हो रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस। संघात्मक में क्या है, अब भाई एकात्मक है तो संघात्मक मतलब क्या है कि इसमें दोस्तों क्या होता है कि संघ राज्य और सरकार राज्य के उदाहरण के बीच सत्ता का साझा किया जाता है। मतलब सत्ता का साझा कर दिया गया है राज्य और केंद्र के बीच में। यहां पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भारत क्यों नहीं, भारत भी है क्या? तो भारत नहीं होगा इसमें, क्योंकि वो अर्धसंघी में आता है। ऐसा होता है कि भारत में 3 स्तरीय शासन है, तो केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन, इसको लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इसमें भारत का नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो संघात्मक में क्या आ जाएगा, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग कि सबसे बड़ा संविधान, सबसे छोटा संविधान, ये देख लेते हैं बस, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। सबसे बड़ा
संविधान, इसमें ठीक है, एक क्या आएगा अनुच्छेद के हिसाब से, अनुच्छेद के हिसाब से, और दूसरा आएगा शब्दों के हिसाब से। ठीक है, अनुच्छेद के अनुसार, शब्दों के अनुसार। अब देखो ये सब बातें हम लोग जानते हैं बहुत पहले से ही कि सबसे बड़ा संविधान भारत का है। तो अनुच्छेद के हिसाब से भारत कितने हैं, 395 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 395 ही है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, शब्दों के अनुसार की बात करते हैं तो यहां पर भी भारत का नाम आएगा। लगभग लगभग कितने हैं शब्द हैं, लगभग हैं 1.5 लाख, लगभग कितने 1.5 लाख शब्द हैं। भाई सबसे बड़ा अगर लिखित संविधान है तो सबसे ज्यादा शब्द इसमें ही होंगे। ठीक है, अब आते हैं सबसे छोटा संविधान। सबसे छोटा संविधान, इसमें भी 2 रखेंगे, एक तो अनुच्छेद के हिसाब से, अनुच्छेद के अनुसार, और इसमें भी रखेंगे शब्दों के अनुसार। अब देखो अनुच्छेद के अनुसार जो है वो सबसे छोटा संविधान अगर आता है तो उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका कितने हैं, 7 अनुच्छेद हैं। सात अनुच्छेद हैं। और कब बना था, 1789। ये आपको डेट याद रखनी है हर हालत में, ये बहुत आती है क्वेश्चन। और शब्दों के अगर अनुसार की बात करते हैं तो ये आता है मोनाको। मोनाको कितने शब्द हैं, 3814 शब्द हैं, 3814। तो शब्दों के अनुसार की बात करते हैं तो मोनाको है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आज का क्लास। अच्छा एक चीज और देख लो, यहां पर देख लो, नोट के हिसाब से देख लो। तो विश्व का सबसे नवीनतम संविधान क्या है, विश्व का सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है, नेपाल का। जो 20 सितंबर 2015 को बना था। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे बड़ा संविधान अनुच्छेद के अनुसार भारत है, 395 अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत सब आर्टिकल आते हैं। ठीक है, माना 395 जाएगा। शब्दों के अनुसार भारत आता है, लगभग 1.5 लाख शब्द है इसमें। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, अनुच्छेद हैं 7, 1789 में ये बना था। शब्दों के अनुसार की बात करते हैं, ये आर्टिकल के अनुसार है, अनुच्छेद के अनुसार है, ये शब्दों के अनुसार है। मोनाको 3814 शब्द है, यानी 3814 शब्द हैं। और विश्व का सबसे नवीनतम संविधान नेपाल का है, जो 20 सितंबर 2015 को बना। तो विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन सा है, अमेरिका का है। ठीक है, तो भारत का संवैधानिक इतिहास देखेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब हम लोग सही से अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग क्या है इंट्रोडक्शन ही करेंगे, तो गहराई से पढ़ने वाले हैं तो क्लासेस भी काफ़ी सारी होंगी। तो टाइम आपको बता दिया है 5:30 बजे भाई, और साथियों के साथ शेयर करें, अपने साथियों को बताएं। जहाँ पर भी आपने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, ज्वाइन है, व्हाट्सएप ग्रुप है, एजुकेशनल ग्रुप है, वहाँ पर शेयर करें। हाँ, उनको मत शेयर करें जिनको मतलब ही नहीं है इस चीज़ से, खाली फालतू में शेयर कर देंगे, दिमाग भी खराब होगा उनका। जो इस लाइन में पढ़ाई करना चाहते हैं उनको शेयर करें, अपने साथियों को शेयर करें, अपनी लाइन वालों को शेयर करें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।